हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द गुड बैड मदर सीजन 1 के एपिसोड नंबर 2 को। अगर आपने अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम कांगो और सोंग वूबेओक, जो कि वूबेओक ग्रुप के डायरेक्टर हैं, ये दोनों बात कर रहे थे। पहले तो ये दोनों राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात करते हैं। बाद में डायरेक्टरों की न्यूज़पेपर में गलत फोटो थी और उसको लेकर वह चिंतित था। कांगो कहता कि अब चिंता मत कीजिए, मैं पता लगाऊंगा कि इसके पीछे कौन है। बाद में यहाँ पर कांगो डायरेक्टरों को वह सबूत देने की कोशिश करता है जो कि पिछले एपिसोड में एक महिला ने इसको दिया था, जो कि वूबेओक ग्रुप के खिलाफ था। वह जैसे अपने बैग में उस फोन को लेने के लिए अपना हाथ आगे करता है, तभी हम देखते हैं कि पीछे से डायरेक्टर सोंग कहता है कि क्या तुम मेरा बेटा बनना पसंद करोगे? तुम बहुत ही अच्छे हो और तुम बहुत ही विश्वसनीय हो। अगर तुम मेरे बेटे बनोगे तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। हालांकि कांगो इस पर कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। बाद में डायरेक्टर सोंग कहता है कि तुम्हारी नई कार कैसी है और वैसे तुम्हारा नया घर कैसा है, क्या सब कुछ अच्छा चल रहा है? कांगो कहता है कि इन सभी को देने के लिए आपको थैंक यू। बाद में हम देखते हैं कि दोनों यहाँ पर गेम खेल रहे थे, जहाँ पर कांगो कहता है कि मुझे बेसबॉल बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो मैंने खेलते हुए कभी नहीं देखा और नहीं मैंने टीवी पर देखा। डायरेक्टर सोंग कहता है कि तुमने क्यों नहीं देखा? बाद में कांगो कहता है क्योंकि मैं प्रोसिक्यूटर बनना चाहता था ताकि मैं आपसे मिल सकूँ और आपका बेटा बन सकूँ। ये बात सुनकर डायरेक्टर सोंग कहता है कि तुम मुझे अपने पिता के रूप में संबोधित कर सकते हो, और यह बात सुनकर कांगो को भी खुशी होती है। बाद में हम देखते हैं कि कांगो अपने ऑफिस में आ रहा था, तभी हम बाहर देखते हैं जहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति होता है जो कि कांगो से कह रहा था कि प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लो, उसने कोई भी गलत काम नहीं किया है, उसे फंसा जा रहा है। लेकिन कांगो उसकी बात नहीं सुन रहा था। बाद में बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हारे पास पिता नहीं है, तुम्हें नहीं पता होगा कि मैं कैसी कंडीशन से गुजर रहा हूँ। बाद में कांगो इस बूढ़े आदमी के पास जाता और कहता है कि तुम एक ऐसे पिता हो जो कि अपने बेटे को भी नहीं बचा सकते, तुम अपने बेटे की रक्षा करने में सक्षम नहीं हो। ये बात कहकर वो जा रहा था। पीछे से बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम मेरे बेटे के बारे में ऐसी बात कैसे कह सकते हो? बाद में वह बूढ़ा आदमी रोने लगता है। अगले सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम हायंग होता है और वह पेडिक्योर करवाने के लिए एक सैलून की शॉप में आई हुई है। साथ में यहाँ पर हायंग कांगो के पास कॉल करती है, लेकिन कांगो इसका कोई भी जवाब नहीं देता। यह लड़की कांगो को चाहती है, इसी के कारण इसको कॉल कर रही है। और यहाँ पर हायंग की पेडिक्योर मीजू कर रही थी, वो उसके नाखूनों को काट रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हायंग का नाखून उखड़ जाता है और खून बाहर आने लगता है। इसके बाद वह मीजू पर चिल्लाती है, उसको लात मारती है। मीजू नीचे गिर जाती है। मीजू इसके लिए माफी मांगती है। हायंग कहती है कि क्या इतना काफी है? बाद में मीजू अपने घुटनों पर बैठती है और फिर उसे कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना। बाद में हायंग अपनी दोस्त के साथ यहाँ से जाने लगती है। बाद में मीजू कहती है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझसे माफी क्यों नहीं मांगी? तुमने मुझे लात मारी है। बाद में हायंग मीजू के पास आती है और कहती है कि क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगी? मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांगूंगी। बाद में मीजू और अपने कराटों का इस्तेमाल करती है और इसी बीच हायंग नीचे पड़ जाती है और बाद में हायंग अपने दोस्त के साथ यहाँ चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि मीजू सैलून के बाहर आ जाती है, जहाँ पर वो अपनी दोस्त के साथ बैठी हुई है जो कि इसकी बिजनेस पार्टनर है, जिसका नाम सन यंग है। और उसको बता रही थी कि हायंग के पिता राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में खड़े होने वाले हैं, लेकिन मैं उनको वोट नहीं दूंगी। साथ में यहाँ पर मीजू कहती है कि मैं एक नया नेल सैलून खोलने वाली हूँ। सनियंग कहती है कि मैं भी तुम्हारे सैलून में तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हारे साथ काम करूंगी। मीजू उसके लिए राजी हो जाती है। बाद में मीजू के पास इसके बच्चे का कॉल आता है। मीजू के यहाँ पर 2 बच्चे होते हैं जिनके नाम येजिन और शोजिन होते हैं। ये दोनों यहाँ पर ट्विन होते हैं। इन्हीं बच्चों के पास मीजू की माँ गुमजा बैठी हुई थी। बाद में गुमजा इनसे फोन ले लेती है और मीजू से बात कर रही थी और मीजू से कहती है कि तुम यहाँ पर कब आ रही हो और तुम अपने पति से कब बात करने वाली हो? यहाँ पर मीजू कहती है कि मैंने उसको छोड़ दिया है। गुमजा कहती है कि मैं यहाँ पर सभी लोगों को क्या बताऊंगी? मीजू कहती है कि उनको बता देना कि मैंने अपने पति को तलाक दे दिया है, अब मैं उससे बात नहीं करने वाली। गुमजा कहती है कि क्या तुमको पैसों की जरूरत है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे अकाउंट में भेज सकती हूँ। मीजू यहाँ पर मना कर देती है। साथ में मीजू अपनी माँ को बताती है कि मैं मेरा नया सैलून खोलने वाली हूँ। यहाँ पर गुमजा ने गाँव के अंदर सभी लोगों को यह कह रखा है कि मेरी बेटी यूएसए में है और वहाँ पर एक सैलून चला रही है, लेकिन वो यूएसए में नहीं थी, वह यहीं सियोल में थी। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर गुमजा और इन सभी के पास यंगसुन आती है, जो कि बता रही थी कि मैं सियोल जाने वाली हूँ और वहाँ पर मेरे बेटे के लिए खाना ले जा रही हूँ क्योंकि आज उसका बर्थडे है। बाद में गुमजा कहती है कि फिर तो आज मीजू का भी बर्थडे है और मैं तो भूल ही गई थी। बाद में वह मीजू के पास फिर से कॉल करती है और कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि आज तुम्हारा बर्थडे है, मैं तुम्हारे पास पैसे भेज रही हूँ। बाद में वह मीजू के पास पैसे भेजती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर यंगसुन अपनी गाड़ी लेकर सियोल में आती है, जहाँ पर वह उसी बिल्डिंग के बाहर खड़ी हुई है जहाँ पर उसका बेटा कांगो रहता है। यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। यंगसुन यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि मैं यहाँ पर अपने बेटे से मिलने के लिए आई हूँ और यंगसुन यहाँ पर बता देती है कि मेरा बेटा कौन है। बाद में यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड कांगो के पास कॉल करता है और बताता है कि तुम्हारी माँ नीचे आई हुई है, वह तुम्हारा वेट कर रही है। कांगो कहता है कि उसे कह देना कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ।
सिक्योरिटी गार्ड ऐसा ही करता है और वो यंगसुन से कहता है कि आपका बेटा कांगो यहाँ पर नहीं है, वह बाहर गया हुआ है। यंगसुन को भी यहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद वह बिजी होगा इसलिए मुझसे नहीं मिल रहा है। बाद में वह सिक्योरिटी गार्ड को कुछ खाना देती है और साथ में एक पेज पर अपना नंबर लिख कर देती है और कहती है कि अगर यहाँ पर कोई भी परेशानी हो मेरे बेटे के बारे में तो तुम मुझे कॉल कर देना। सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि ठीक है। अब यहाँ पर कांगो अपने रूम के अंदर होता है और टीवी देख रहा था। टीवी पर वह ताइसू को देखता है जो कि एक सम्मेलन में होता है और वहाँ पर एक भाषण दे रहा था कि वह एक राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो गया है और उसने एक आदमी को पीछे भी छोड़ दिया है। इसके बाद कांगो एक फ्लैशबैक सीन को याद करता है जहाँ वह एक सम्मेलन के रूप में पहली बार आया हुआ था और ताइसू यहाँ पर सभी को संबोधित कर रहे थे कि प्रोसिक्यूटर हमेशा भावुक होना चाहिए। बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक आदमी कांगो को ताइसू से मिलवा रहा है और कह रहा था कि यह लड़का हमेशा आपको फॉलो करता है, यह आपका फैन है और आपकी हर चीज़ को सीखना चाहता है। इसको सुनकर ताइसू बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। साथ में यहाँ पर ताइसू कांगो से कहता है कि क्या हम पहले मिले हुए हैं क्या, तुम्हारी स्किल मैंने कहीं पर देखी है। कांगो यहाँ पर मना करता है। बाद में कांगो अपने पिता के बारे में बताने वाला ही था कि मैं उसका बेटा हूँ और वो आपको जानते थे। तभी हम देखते हैं यहाँ पर हायोंग आ जाती है और यहाँ पर हायोंग ताइसू की बेटी थी और वो अपने पिता को यहाँ से ले जाती है। लेकिन जाते हुए हम देखते हैं कि हायोंग यहाँ पीछे मुड़कर कांगो की ओर देख रही थी। बाद में कांगो को एक टिप मिलती है और एक बार के अंदर आ जाता है जहाँ पर हायोंग और उसकी दोस्त होती हैं और उनको अपने ऑफिस के अंदर ले आता है। उनका बैग चेक करता है और कहता है कि हमें एक टिप मिली है कि आपने ड्रग्स किया है। लेकिन हायोंग मना करती है और कहती है कि क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। कांगो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। उसके बैग में कुछ गोलियां होती हैं और कहता है कि ये सब क्या है। हायोंग कहती है कि मुझे पैनिक डिसऑर्डर है इसलिए मैं ये गोलियां लेती हूँ। साथ में यहाँ पर कांगो बैग में से ड्रग्स को ढूंढने के लिए हायोंग के बैग को फाड़ भी देता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। बाद में वह हायोंग से माफ़ी मांगता है। इसके बदले हायोंग उसे एक थप्पड़ मारती है और फिर यहाँ चली जाती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि हायोंग फिर से आ जाती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझे तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था और प्लीज़ तुम ये बात मेरे पिता ताइसू को मत बताना कि हमारे साथ पूछताछ हो रही थी। कांगो कहता है कोई बात नहीं। साथ में कांगो कहता है कि मैं आपके लिए एक नया बैग खरीद लूँगा, लेकिन हायोंग इसके लिए मना करती है। अगली सीन में देखते हैं जहाँ पर हायोंग की फैमिली और सभी लोग यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज कर रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कांगो आ जाता है। वह यहाँ पर दूर खड़ा हुआ था और हायोंग इसको देख लेती है। हायोंग किसी तरह अपने पिता से छुपती हुई उसके पास जाती है, उसको दूसरी ओर ले जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कांगो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक नया बैग लाया हूँ। बाद में कांगो इसको बैग दिखाता है। हालांकि यह बैग बहुत ही सिंपल होता है। साथ में कांगो दिखाता है कि मैं तुम्हारे लिए बेर भी लाया हूँ। तुम बता रही थी कि मुझे पैनिक डिसऑर्डर है इसलिए तुम रात को बेर की चाय बनाकर पीना, इससे तुम्हें राहत मिलेगी। और इसके बाद ये दोनों डेट करने लगते हैं क्योंकि हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर हायोंग कांगो को अपने घर पर ले आती है। यहाँ पर तेसू का बर्थडे होता है। हायोंग अपने पिता के लिए यहाँ पर केक लाई थी और साथ में कह रही थी कि आपके बर्थडे का गिफ्ट कांगो है, मैं इसे प्यार करती हूँ और इसके साथ शादी करने वाली हूँ। कुछ टाइम तक तो ये बात करते हैं। बाद में तेसू कहता है कि मुझे कांगो से अकेले में बात करनी है, तुम बाहर चली जाओ। बाद में तेसू की पत्नी और उसकी बेटी बाहर चली जाती हैं। इसके बाद ताइसू यहाँ पर कांगो से अजीब ढंग से बात करता है। वह उसे कहता है कि तुमसे गंध आ रही है। साथ में वह कांगो का गला पकड़ता है और कहता है कि एक हफ्ते के अंदर मेरी बेटी से ब्रेकअप कर लेना, मैं मेरी बेटी की अपनी योजना के अनुसार शादी कराऊंगा और उसकी शादी 2 सांग रूप में होगी और तुम जैसा मुझे कभी भी पिता नहीं कह सकता। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर कांगो अपने अपार्टमेंट के अंदर है और यहाँ पर हायोंग अंदर आने की कोशिश करती है लेकिन कांगो उसको मना करता है। वहीं हम बाहर देखते हैं जहाँ पर वह खाना पड़ा हुआ था जो कि इसकी माँ इसके लिए लाई थी। हायोंग कहती है कि क्या तुम सच में मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो, क्या तुम किसी दूसरी लड़की को देख रहे हो। कांगो कहता है कि अगर तुम मेरे साथ आओगी तो मेरी योजना में बाधा आ जाएगी। हायोंग कहती है कि तुम्हारी योजना, ये कौन सी योजना है। अगली सीन में देखते हैं जहाँ पर कांगो ने एक डीएनए टेस्ट किया हुआ था जिसके अकॉर्डिंग उसे पता चल जाता है कि ताइसू की एक सेक्रेटरी थी जिसका नाम सो ह्यून था और सो ह्यून का एक बेटा था, लेकिन यह बेटा ताइसू का था और ताइसू को यह पता ही नहीं था कि सो ह्यून का बेटा मेरा है। बाद में कांगो इस डीएनए टेस्ट को डायरेक्टर सोंग के पास ले आता है और उसे दिखाता है कि ये देखिए कि ताइसू क्या कर रहा है। अगर ये बाहर लीक होता है तो वह राष्ट्रपति की उम्मीदवारी में कभी खड़ा नहीं हो सकता। डायरेक्टर सोंग कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, वैसे तुम चाहते क्या हो। बाद में यहाँ पर यंगसुन कहता है कि मैं ताइसू की बेटी से प्यार करता हूँ जिसका नाम हायोंग है, लेकिन ताइसू ने मुझे उससे ब्रेकअप करने के लिए कह दिया है। लेकिन अगर आप मुझे अपने कानूनी बेटे के रूप में स्वीकार करेंगे तो मैं हायोंग से शादी कर सकता हूँ और बाद में हम एक परिवार के रूप में हो जाएंगे और ताइसू भी आपको और मुझे धोखा देने की कोशिश कभी नहीं करेगा। डायरेक्टर सोंग काफी देर तक सोचता है और कहता है कि ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। हालांकि बाद में हमें दिखाया जाता है कि डायरेक्टर सोंग ताइसू से मिल रहा है और उसको बता रहा था कि हमने 30 सालों तक साथ में काम किया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कांगो को सो ह्यून के बारे में कैसे पता चला। उसके पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है
वैसे मैंने ये भी सुना है कि तुम हायोंग और कांगो को अलग करना चाहते हो और इसी बात के कारण वह नाराज है, इसलिए तुम उससे नाराज मत रहो। और वैसे भी कांगो अब मेरा कानूनी रूप से बेटा बनने वाला है, इसलिए तुम अपनी बेटे की शादी उससे करवा दो। और अगर तुम ऐसा करते हो तो कांगो सारे सबूत मिटा देगा। ताइसू कहता है कि क्या वो सच में ऐसा कर सकता है। अगले सीन में देखते हैं जाफरी तीनों मिल रहे हैं, जहाँ पर कांगो ताइसू से कहता है कि मैं सारे सबूत मिटा दूंगा और आप सोह्यून और उसके बेटे की चिंता मत कीजिए। आगे दिखाया जाता है जहाँ पर कांगो गाड़ी चला रहा था और पीछे सोह्यून थी, साथ में उसका लड़का भी था। यहाँ पर कांगो सोह्यून से कह रहा था कि मैं आपको कहीं सुरक्षित जगह पर ले जाऊंगा जहाँ पर आपको ताइसू नहीं ढूंढ सकेगा। साथ में यहाँ पर कांगो सोह्यून को पीने के लिए कॉफी भी देता है, लेकिन कॉफी पीते ही यहाँ पर सोह्यून बेहोश हो जाती है और बाद में कांगो अपनी गाड़ी आगे रोकता है और इस गाड़ी को पानी के अंदर डाल देता है और इसकी एक फोटो खींच लेता है और बाद में ताइसू के पास सेंड कर देता है और कहता है कि मैंने अपना काम कर दिया है। अगले सीन में हम मीजू को देखते हैं, साथ में सनियंग होती है और यहाँ पर मीजू को अब अपनी नई नेल सैलून मिल चुकी है। मीजू यहाँ पर अपनी बिजनेस पार्टनर सनियंग से कह रही थी कि अब मैं यहाँ पर अपने बच्चों को भी लेकर आऊंगी और हम सभी साथ में रहेंगे। इसके बाद में यंगसुन और बाकी सभी गाँव वालों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर एक दावत की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर कांगो और यंगसुन की होने वाली बहू हायोंग ये दोनों यहाँ पर आने वाले थे और इसी वजह से ये यहाँ पर एक दावत की तैयारी कर रहे थे। ये यहाँ पर बहुत सारा खाना भी बनाते हैं, लेकिन साथ में यहाँ पर यंगसुन को पता चलता है कि संग ए मुझसे नाराज है। बाद में यहाँ पर यंगसुन को गुमजा बताती है कि तुम तो जानती हो कि संग ए के बेटे ने चोरी की थी और बाद में उसे जेल में डाल दिया गया, लेकिन कांगो ने इसकी कोई भी मदद नहीं की, इसी वजह से वह तुमसे नाराज है। बाद में यंगसुन संगे से मिल रही है और उसको बता रही थी कि जब मेरा बेटा आ जाएगा तो मैं उससे बात करूंगी ताकि वह सैमसी को बाहर निकाल सके। इसके बाद ये सभी गांव की महिला यंगसुन को भी तैयार कर देती हैं और कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि यहाँ पर गाड़ी में कांगो और हायोंग आ जाती हैं। बाद में यहाँ पर कांगो और हायोंग यंगसुन से मिल रहे हैं। ये तीनों कमरे के अंदर बैठे हुए हैं जहाँ पर यंगसुन हायोंग को एक आभूषण दिखाती है और कहती है कि यह बहुत ही महंगा है और ये तुम्हारे लिए है। बाद में कांगो हायोंग से कहता है कि मुझे अकेले में कुछ बात करनी है, इसलिए तुम बाहर जाओ। बाद में हायोंग बाहर आती है। इसके बाद कांगो अपनी माँ यंगसुन को एक डॉक्यूमेंट देता है और कहता है कि डायरेक्टर सोंग मुझे गोद ले रहे हैं और मैं कानूनी रूप से उनका बेटा बनना चाहता हूँ, इसलिए आप इस पर अपना सिग्नेचर कर दीजिए या फिर कोई मोहर मार दीजिए। यंगसुन कहती है कि ये सब तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुमको पाला है, कोई तुमको गोद कैसे ले सकता है। लेकिन कांगो कुछ नहीं बोलता। बाद में यंगसुन कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें इससे खुशी मिलती है तो मैं ऐसा ही करूंगी, लेकिन ये कागज का टुकड़ा तुम्हारे और मेरे रिश्ते को नहीं बदल सकता, मैं हमेशा तुम्हारी माँ ही रहूंगी। साथ में वह कांगो से एक सवाल पूछती है और कहती है कि क्या तुम यह मजबूरी के कारण कर रहे हो। कांगो यहाँ पर कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी चुप्पी यंगसुन को सब कुछ कह देती है। बाद में यंगसुन इस कागज के टुकड़े पर मोहर लगा लेती है। मोहर लगते ही यहाँ से कांगो खड़ा हो जाता है, यहाँ से जाने वाला था। यंगसुन कहती है कि जाते हुए कुछ खाकर तो जाओ। कांगो कहता है कि आज से पहले मैंने तुम्हारे साथ कभी भी भोजन कारण नहीं लिया, तो आज तुम मुझे क्यों कह रही हो। ये बात कहकर वो बाहर आता है। साथ में वह यहाँ पर गाँव वालों के लिए कुछ सामान भी लाता है, उसे अपनी गाड़ी से बाहर निकालता है, लेकिन यहाँ पर यंगसुन भागकर आती है और कुछ खाने को कांगो की गाड़ी के पीछे रख देती है। बाद में कांगो और हायोंग दोनों यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन बाद में जब ये दोनों गाड़ी में जा रहे थे तभी यहाँ पर हायोंग कहती है कि यहाँ पर बहुत ही बदबू है और वह इस बदबू से चिढ़ जाती है। बाद में कांगो गाड़ी रोकता है और पीछे से उस खाने को जो कि उसकी माँ ने रखा था वही तालाब में फेंक देता है। बाद में हायोंग कांगो से कहती है कि शायद तुम बहुत ही थक गए हो, इसलिए मैं गाड़ी चलाती हूँ। बाद में हायोंग गाड़ी चलाने लगती है, लेकिन आगे चलकर हायोंग का दुपट्टा बाहर गिर जाता है। इसके बाद वो गाड़ी को एक साइड रोकती है और फिर अपना दुपट्टा लेने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी वह पीछे मुड़कर देखती है कि एक ट्रक जा रहा था और वह कांगो की गाड़ी को एक साइड से टक्कर मार देता है और बाद में कांगो की गाड़ी वहीं पर चट्टान के नीचे गिर जाती है। बाद में हायोंग भागती हुई आती है और फिर वह रोने लगती है। इसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 2 की। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 3 की एक्सप्लेनेशन में, जो कि वेडनेसडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।